अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हमारा टॉपिक है मिक्सचर वैसे बेसिकली क्या होता है? मिक्सचर होता है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड को आपस में मिला दें किसी भी रेशो में, कोई फिक्स रेशो नहीं होता, विदाउट एनी फिक्स रेशो, तो दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, जैसे हम सॉल्ट को जो है वो वाटर में मिक्सअप करवा देते हैं, या फिर हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो ब्लड को निकाल के केमिकल में मिक्स कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। बेसिकली यहाँ पर मिक्सचर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है होमोजेनेसिस मिक्सचर और एक होती है हेट्रोजेनेसिस मिक्सचर। होमोजेनेसिस का मतलब है कि जो चीज़ मिक्स हो रही है बेसिकली सेम नेचर की है, जैसे कि नमक को नमक के साथ मिलाना, यानी कि एक बहुत सारे नमक को एक जगह पर रखना। और हेट्रोजेनेसिस मिक्सचर का मतलब है कि जो दो मिलने वाली चीज़ें हैं वो अलग अलग नेचर की हों, जैसे कि नमक और पानी, यानी कि सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करना। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। बेसिकली ये टॉपिक जो है वो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास में इस सच कोई लॉजिक बात नहीं है, बस एक थियोरिटिकल बात है जिसको मैं आप बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास जितने भी दुनिया में एलिमेंट हैं, साइंटिस्ट ने कहा कि उन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है ना, वो 1/12 ऑफ द कार्बन एटम 12 के बराबर है। यानी कि हमारे पास चाहे हाइड्रोजन ले लो या हीलियम ले लो, उनका जितना भी मास आता है ना, वो कार्बन के 12वें हिस्से के बराबर है। बस एक थियोरिटिकली जो है वो साइंटिस्ट ने ये बात डिफ़ाइन करी है, ऐसा जिसमें कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना एटॉमिक मास होता है। और ऐसी बात है, हमारे पास अब तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं कि जिनका मास कार्बन 12 के मास से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये सिर्फ एक थियोरिटिकल बात है, तो ये आप डेफिनेशन याद कर लें और समझ लें, क्योंकि आपके पेपर के एतबार से इम्पॉर्टेंट है। इसका फार्मूला भी मैंने लिख दिया है कि एवरेज मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 मल्टीप्लाई द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अच्छा, इसकी यूनिट भी होती है और इसकी यूनिट होती है 1 AMU। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, एम्पेरिकल फार्मूला। बेसिकली बहुत सारे बच्चे जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, आपको इसको बिल्कुल सिंपल वे में लें कि एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला होता है कि जो कि मिनिमम रिलेटिव नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे पास जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनमें कितने नंबर ऑफ एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कि जितने एटम्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उनका सिंपलेस्ट रेशो बताएगा, एक्चुअल रेशो नहीं बताएगा, बल्कि क्या बताएगा, सिंपलेस्ट रेशो बताएगा। और ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ना, बेसिकली सिंपलेस्ट रेशो बताता है, इसलिए इसका नाम एम्पेरिकल रखा गया है, यानी कि वो फार्मूला जो एक्सपेरिमेंटली तौर पर ड्राइव हो। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए, ये EF स्टैंड फॉर एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है, CH, क्योंकि बेंजीन का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6 और H6 होता है। जब हम उसको 6 से ही डिवाइड करते हैं तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला निकल के आता है Ca और H, यानी कि जितने गुना हम C ले रहे हैं उतने ही गुना हम H ले रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली ये डिफाइन करता है रेशियो को। जैसे अगर ग्लूकोज की हम एग्जांपल लें यहाँ पर, तो ग्लूकोज में हम C6H12O6 लेते हैं, यानी कि जितने गुना हम कार्बन ले रहे हैं उतने ही गुना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो उसके डबल गुना ले रहे हैं। तो बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ और सिर्फ रेशियो को डिफाइन करता है। उम्मीद है आप लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बहुत ही इजी फार्मूला है, और ये फार्मूला वो फार्मूला है कि जो
कंबाइनिंग एटम्स के जो है वो एक्चुअल नंबर को बताता है, जैसे कि यहाँ पर एफ स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये बेंजीन के एक्चुअल नंबर्स को बताता है, यानी कि C6 और H6, यानी कि कार्बन 6 इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसके साथ हाइड्रोजन भी 6 इस्तेमाल हो रहे हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही जो है वो यहाँ पर क्या ड्राइव होता है, एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है हमारा सबसे यूनिक टॉपिक, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ये है एक्चुअल एटॉमिक मास, जो कि हर एटम के लिए और हर मॉलिक्यूल के लिए जो है वो उसका स्पेसिफिक जो उसके एटम का मास होता है ना, उसको डिफाइन करने आता है। तो बेसिकली एटॉमिक मास क्या होता है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कोई भी एक एटम अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने तादाद प्रोटॉन की होती है प्लस जितनी तादाद न्यूट्रॉन की होती है, उन दोनों को जब हम सम अप कर लेते हैं यानी कि प्लस कर लेते हैं, उसके नतीजे में जो आंसर निकल के आता है वो कहलाता है उसका मास। यानी कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, यानी कि उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि A इज इक्वल्स टू Z प्लस एन, यानी कि अगर Z हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और N हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है, और इस एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, और इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है A इज इक्वल्स टू Z प्लस एन। उसके बाद हमारे पास है एटॉमिक नंबर। बेसिकली मैंने आपको पिछले टॉपिक में जैसे बताया है कि एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को। पहले इसकी डेफिनेशन थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिफाइन करता है या तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। लेकिन जब एक एटम आकर रिएक्शन करता है और इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और एक जगह इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो इसलिए जो है एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए सही नहीं है। इसलिए हमने क्या बोल दिया है कि एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने के लिए कौन बचा है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि अब हम सिर्फ जो एडवांस डेफिनेशन पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि इस एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस के एटम में, और इस एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास जो है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। इसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो हमारे पास सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड बना हुआ है, जैसे कि अगर हम बात करें CO2 की, यहाँ पर जो है वो 2 लगना था, बेसिकली वो 2, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग के लिए विजिबल हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट। तो CO2 और यहाँ पर भी हमें एक 2 लगाना पड़ेगा, H2O। इसको अभी मैं थोड़ा सा साइड पे लेकर आती हूँ जी। तो CO2 और H2O, यानी कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके अंदर जो एटम्स आ रहे हैं उनके मासेस को आपस में प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर CO2 आ रहे हैं, यानी कि एक कार्बन आ रहा है और 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। एक कार्बन का मास होता है 12 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पर 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। देन 32 को हम 12 से जब प्लस करते हैं तो 44 हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी न्यूमेरिकल की आएगी, उसमें मैंने बाकायदा जो है वो
आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल कर भी दिखाया है। अगर हम बात करें वाटर की तो उसमें होते हैं दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें ऑक्सीजन का मास जो होता है 16, उसको ऐड कर देंगे, तो 2 + 16 = 8। उम्मीद है आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास समझ आया होगा। अब आता है हमारे पास फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली वो था जो किसी मॉलिक्यूल के मास को डिस्क्राइब करे। फॉर्मूला मास क्या है? फॉर्मूला मास भी बेसिकली हमारे पास मास को ही डिस्क्राइब कर रहा है कंबाइनिंग एटम के। बस अगर हम किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक कंपाउंड की बात कर देते हैं तो उसके मास को जो डिफाइन करेगा वो फॉर्मूला मास होगा। जैसे कि हम Na और Cl को मिलाते हैं तो हमारे पास एक नई चीज़ बनकर आती है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो एक नया कंपाउंड तैयार हो गया, इस वजह से अभी एक फार्मूला जनरेट हो गया और इस फार्मूले की मास को जो डिफाइन करेगा वो होगा फार्मूला मास। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 दिया हुआ है। इसको मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाती हूँ कि कैसे निकला ये। अगर मैं यहाँ पर एक टेबल रखती हूँ, चलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। जिससे हमारे पास Na प्लस Cl तो इज इक्वल्स टू, अगर मैं लगाऊँ तो Na का हमारे पास होता है 23 प्लस Cl का हमारे पास होता है 35.5। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 58.5। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया है कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला मास कैसे निकाला। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जैसे कि मुझे पता है कि अब आप लोग के पेपर्स बहुत करीब है, तो जिस तरह से आप लोग ये टॉपिक्स समझते जा रहे हैं इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और जल्दी जल्दी जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।